ये खबर भी विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त आपको मध्य प्रदेश के बुरहानपुर लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुरहानपुर पहुंचे हैं, सुनेंगे। सबसे पहले हम सब नंदू भैया के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। ऐसे नेता जो जिए तो अपनी जनता के लिए जिए, और अगर हमें छोड़ के गए तो भी जनता की सेवा के लिए बैठक करते हुए, मेरा कार्यक्रम था खंडवा में, उस बैठक में भाग लिया हमने और उसकी तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। वो जिए तो जनता के लिए, और अगर मरे भी गए भी छोड़ के तो जनता के लिए। जब तक स्वस्थ रहे उनके खून का एक एक कतरा जनता की सेवा में लगा रहा। या स्थानीय विधायक सुरेंद्र सिंह जी भी बैठे हैं, पीछे थे, मैंने देखा नहीं। भाई सुरेंद्र सिंह जी, वो जिए तो जनता के लिए। और मैं आपको बता रहा हूं, अस्पताल में जब वो भर्ती थे, कोविड पॉजिटिव हुए वो, मैंने उन्हें भोपाल बुलाया और बिस्तर पे लेटे लेटे कई दिन तक तो वो लगातार कहते थे बस मैं अभी आया, और फिर मुझे जाना है खंडवा, बुरहानपुर, शाहपुर, बागली, जनता की सेवा में जुटना है। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि बिस्तर पे पड़े पड़े भी मुझे, वो चाहे लिफ्ट इरिगेशन की योजना हो, चाहे जनता की भलाई को और काम हो, लगातार अगर बात करते थे तो तबीयत की नहीं करते थे। यही कहते थे कि ये और करवा देना मुख्यमंत्री जी, तो मेरी क्षेत्र की जनता का कल्याण हो जाएगा, किसानों का कल्याण हो जाएगा। ईश्वर जानता है, मैं असत्य नहीं बोल रहा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आज वो नहीं है तो केवल उनकी प्रशंसा करनी है। मैं अंतरात्मा से बोल रहा हूं। जब तक होश में रहे और जब भी मेरी बात हुई तो वो मुझे केवल खंडवा, बुरहानपुर, शाहपुर, बागली की जनता की मांगों के बारे में ही बात करते थे। दूसरी बात नहीं की नंदू भैया ने। जब तक उनको होश रहा, जनता उनके दिलों में बसती थी। कार्यकर्ता को वो लाड़ और प्यार करते थे, नाम से पुकारते थे, जानते थे वो जन्मजात नेता थे। जैसे ही बड़े हुए, यहां नगर परिषद बने शाहपुर, उसके लिए उन्होंने अभियान चलाया, आंदोलन किया, और शाहपुर नगर परिषद बनी तो पहले निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष शाहपुर के अगर कोई थे तो स्वर्गीय नंदू भैया थे। और उसके बाद विधायक, विधायक के बाद सांसद, और जब सांसद थे तब भी वो एक ही चीज कहते थे कि ठाकरे जी ने विरासत में मुझे ये खंडवा लोकसभा क्षेत्र सौंपा है, मैं कोई काम ऐसा नहीं करूंगा कि जिससे उनके नाम पे कोई दाग लगे, उनके नाम पे कोई बट्टा लगे। और जिंदगी भर सेवा की उन्होंने, विकास किया। आज अभी सांसद जी कह रहे थे इस योजना का नाम, उस योजना का नाम। मैं सच कहता हूं, या विकास के जो चिन्ह दिखाई देते हैं, काम दिखाई देते हैं, उन सब पर नंदू भैया का नाम लिखा हुआ था। वो दिन और रात मेहनत करते थे। अभी भी कई बार मुझे लगता है कि मुस्कुराते हुए नंदू भैया आएंगे और फिर किसी कार्यकर्ता का काम बताएंगे या जनता का काम बताएंगे। वो मेरी आंखों में बसे हैं, रोम रोम में रमे हैं। उनके साथ इतने बरस तक काम किया कि हर सांस में नंदू भैया है मेरी। इतने उत्तम नेता को हमने जल्दी खो दिया। आज मैं फिर प्रदेश की जनता की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सहित नमन करता हूं, और संकल्प एक ही नंदू भैया, क्योंकि नंदू भैया केवल सांसद नहीं थे, सबसे लंबे समय तक वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री रहे, फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे,
और अध्यक्ष भी ऐसे कि उनके रहते हुए 16 के 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी, कांग्रेस 0 हो गई थी। ऐसे प्रिय नेता के चरणों में प्रणाम। आज उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है और उनकी प्रतिमा सदैव हमको प्रेरणा देती रहेगी और उनकी प्रेरणा से हम प्रदेश का विकास भी और शाहपुर, बुरहानपुर, खंडवा, बागली इसके विकास के लिए सदैव प्रयत्न करते रहेंगे। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही खो गए दास्ता कहते कहते, बीच में छोड़ के तुम चले गए नंदू भैया। लेकिन मैं इतनी प्रार्थना करता हूं, हो सके नंदू भैया तो फिर लौट के आना, आज भी हमें तुम्हारा इंतजार है। हम नंदू भैया के कामों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस कार्यक्रम में आज एक और महत्वपूर्ण काम, ये केवल यहीं का कार्यक्रम नहीं है, आज ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है। मैंने पिछड़े वर्ग के अपने बेटा बेटियों के खाते में 2,90,000 बेटा बेटियों के खाते में 330 करोड़ रुपया भी सिंगल क्लिक के माध्यम से डाले हैं, ताकि मेरे उन बेटा बेटियों की पढ़ाई लिखाई में कोई तकलीफ ना आ पाए। हमारे बच्चे ठीक से पढ़े लिखे आगे बढ़े, इसके लगातार हम प्रयत्न कर रहे हैं। नंदू भैया की पहल पे खंडवा में मेडिकल कॉलेज खुला था। मेरे पिछड़े वर्ग के बेटे बेटियों को मैं बहुत बधाई देता हूं और उनसे कहता हूं कि पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सारे बच्चे हमारे पढ़े और बढ़े। मुख्यमंत्री मेधावी देखिए, ये बीजेपी है। पिछड़े वर्ग के बच्चों में के खाते में भी हम राशि डाल रहे हैं, SC ST के बच्चों के खाते में भी हम राशि डाल रहे हैं। और अकेली सरकार हमारी जितने सामान्य वर्ग के बच्चों को भी, गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देने का फैसला किया है और उनके खाते में भी हम राशि डालने का काम कर रहे हैं। अरे भांजे भांजी में क्या भेद करना शिवराज, वो तो सब अपने हैं। और सीमाएं तोड़ के बच्चों की शिक्षा ठीक हो, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना ये दुनिया में अपने आप की अनूठी योजना है। इसमें जो मेधावी विद्यार्थी है, जो 12वीं में 75% नंबर लाते हैं, किसी जाति समाज के हो और उसके ऊपर लाते हैं, उन सारे बेटा बेटियों की मेडिकल की पढ़ाई हो, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, चाहे IIT की हो, चाहे IIM की हो, चाहे क्लेट के माध्यम में लॉ कॉलेज की हो, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, और फीस चाहे कितनी भी लगे, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, और कुछ जगह तो 60-60 लाख भी उनकी वो फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाते, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार 2,30,000 बच्चों की फीस भर रहे हैं। ये केवल कहने की बात नहीं, 2,37,000 बच्चों की फीस आज हम भर रहे हैं, 64 लाख रुपया भी। ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ जो मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ है। और मैं बाकी बच्चों से भी कहना चाहता हूं, केवल मेहनत करना, तुम्हारे पास टैलेंट है, क्षमता है, प्रतिभा है, तो तुम्हारी फीस का इंतजाम मामा करवाएगा। फिक्र किसी बात की मत करना, बढ़ते रहना, पढ़ते रहना। और बच्चों के पढ़ाई के रास्ते में जितनी बाधाएं थी, अब मेडिकल कॉलेज की बात हो रही थी, मेडिकल की पढ़ाई पहले केवल अंग्रेजी में होती थी। अंग्रेज चले गए, लेकिन कांग्रेस ने अंग्रेजी लाद दी। मेडिकल की पढ़ाई इंजीनियरिंग में, हिंदी अंग्रेजी में, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में, लॉ की पढ़ाई अंग्रेजी में। अब मैंने देखा कि अपने गांव के बच्चे तो अंग्रेजी जानते ही नहीं, और अंग्रेजी नहीं जानना कोई अज्ञानता नहीं है, अंग्रेजी जानना कोई विद्वता की निशानी भी नहीं है।
बच्चे अपनी क्षमता का प्रकटीकरण करते हैं अपनी भाषा में जो बचपन से बोलते हैं, और दुनिया के हर देश में अपनी भाषा में पढ़ाई होती है, लेकिन लाद दी अंग्रेजी कांग्रेस ने। और यह षड्यंत्र था मेरा बच्चों कि केवल कुछ बड़े बड़े लोगों के बेटे बेटी डॉक्टर इंजीनियर बने, गरीब के ना बन पाए, किसान के ना बन पाए, मध्यम वर्गीय बच्चे रह जाएं। और इसलिए क्रांति की है मध्य प्रदेश की धरती पर हमने कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में करवाई जाएगी, हिंदी में। मेरे बच्चों से मैं पूछना चाहता हूं, बताओ हिंदी में पढ़ाई होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होनी चाहिए कि नहीं? ये ऐतिहासिक अन्याय थे जो हो रहे थे। जर्मनी में जर्मन भाषा में, जापान में जापानी में, फ्रांस में फ्रेंच में, चीन में चीनी में, हम पे अंग्रेजी लाद दी भाई। धन्नू कल्ला मन्नू पन्ना जुम्मन। अब तेरे बेटा बेटी भी पढ़ेंगे रे, हिंदी में पढ़वाएंगे और हिंदी में डॉक्टरी करेंगे। अपने गांव में करना, यहां करना, तो कोई अंग्रेजी जरूरी है क्या? मैंने कहा दवाई के नाम भी लिखना तो पर्चे पे लिख दो श्री हरि, और क्रोसिन हिंदी में लिख दो। कौन सा मान हमारा कम हो रहा है? ये देखिए, हम समाज बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ शिक्षा, और आज मैं आभारी हूं अपनी लाडली बहनों का। मेरी लाडली बहनों ने आज मुझे केले के रेशे की और हल्दी की गांठ की राखी बांधी है। मेरी बहनों, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, शीश झुका के प्रणाम करता हूं। ये तुम्हारा प्यार है, ये तुम्हारा आशीर्वाद है, और ये आशीर्वाद मुझे ताकत देगा। लेकिन इसके साथ मैं ये संकल्प भी रहता हूं, इस राखी का मान, इसका आन और बहनों का सम्मान कभी कम नहीं होने दूंगा। जब तक सांस चलेगी तब तक काम करूंगा। बहनों के सशक्तिकरण के लिए अनेकों योजना पहले बनाई, इस बार एक और बेटियों के लिए बनाई। अगर 12वीं में अपने स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर बेटी लेके आती है तो उसको ई स्कूटी दी जाएगी। ई स्कूटी, ई स्कूटी का मतलब पेट्रोल डीजल नहीं डलेगा उसमें, नहीं तो स्कूटी दे दो फिर पेट्रोल कहां से डलवाए। वो बैटरी से चलेगी, चार्ज करे और बेटी चलाती रहे। लेकिन आज मैं मुख्यमंत्री लाडली बहना की चर्चा करना चाहूंगा। मेरी बहनों, मैंने बचपन से गांव में बहनों के साथ अन्याय होते हुए देखा था। बुरहानपुर जिले में नहीं होता, मतलब यहां की स्थिति भिन्न है, लेकिन कई जिलों में बेटा आ जाए तो खुशियां मनाई जाए, भैया आया है। और बेटी अगर आ गई तो मां का चेहरा भी उतर जाए जैसे बेटी नहीं आफत हो गई हो। सास की नजरें बदल जाएंगी, अरे बेटा को तो जन्म दिया ही नहीं तूने, आ गई बेटी। और दूसरी तीसरी बेटी पैदा हो गई तो माई सूरत देखने से मना कर दी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि नहीं, फिर लड़की पैदा होगी, मैं सूरत भी नहीं देखती अब तो। ये भेदभाव बेटियों के साथ होता था। और मैं तब से सोचता था कि हे भगवान, ये कैसा अन्याय है। एक मां की कोख से बेटा भी जन्म लेता और बेटी भी जन्म लेती है। बेटे का स्वागत और बेटी में कौन सा गुण नहीं है। मेरी माताओं, मेरी बहनों, कई जगह कोख को कत्ल खाना बना दिया। अगर पता चल गया कि बेटी आ रही है तो पेट में ही मार दो, दुनिया में कदम ही मत रखने दो। ये पाप हुआ है, पाप हुआ है, किया है। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन हुआ ये। और इसलिए मध्य प्रदेश हो चाहे दूसरे राज्य भी हो, कुछ बेटे ज्यादा पैदा हो रहे थे, बेटियां कम जन्म ले रही थी। 1000 बेटों पे 900 बेटियां पैदा हो रही थी। ये कोई भगवान थोड़ी करता है, ये इंसान करता था, इंसान। और मैं तब से सोचता था कि हे भगवान, ये अन्याय कब खत्म होगा। ये मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, ये मेरा राजनीतिक एजेंडा भी नहीं है।
पहले मैं गांव में भी कहता रहता था बेटी को आने दो। एक सामूहिक विवाह था, उसमें सभा हो रही थी, तो मुख्य अतिथि को आने में देर लग गई, तो गांव वालों ने मुझे ही खड़ा कर दिया कि ये बोलता है तो इसी को खड़ा कर दो। मुझे खड़ा किया, तो मैं बोल रहा था कि भाई बेटी को भी जन्म ले दो, बेटी को और बेटे को बराबर मानो। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, ये सही घटना सुना रहा हूं बहनों, और बोली बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। बेटी आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? आ गया बात करने, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मैं चुप हो गया, मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, लेकिन मन में एक बात बैठ गई कि बेटी जब तक बोझ मानी जाएगी तब तक दुनिया बेटी को आने नहीं देगी। और इसलिए शिवराज कोई काम ऐसा हो जाए कि बिटिया बोझ से वरदान बन जाए। और जब मैं विधायक बना तो मेरे विधायक साथी जो पुराने वो जानते हैं, सांसद बना तो सांसद के समय भी अपने मित्रों के सहयोग से मैंने कहा चलो गरीब बेटियों की शादी करते हैं तो इतना बोझ तो कम करें। लेकिन अकेला मैं कितनी करता, कभी 30, कभी 31, कभी 35। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री बना, मैंने सबसे पहली योजना बनाई तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बनाई और यह तय कर दिया कि गरीब बेटियों की शादी सरकार करेगी। अर्चना जी भी यहां है, शायद पहले मंत्रिमंडल में। हम लोगों ने तय किया कि बेटी की शादी अब सरकार करेगी, तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बन गई और उस कन्यादान योजना ने गरीब बेटियों की जिंदगी बदली। बीच में एक और सरकार आई, उसने कहा कि हम तो 51,000 देंगे, दिया धेला नहीं, कह दिया 51,000 देंगे। शादी हो गई, डोली उठ गई, बेटी ससुराल चली गई, कई जगह तो भांजे भांजी आ गए, लेकिन कमलनाथ जी का पैसा नहीं आया। बीच में फिर हमने योजना चालू की, 56,000 रुपया खर्च करेंगे एक बेटी की शादी में। मेरे मन में यह था कि बेटी को घर से विदा करना चाहिए तो सामान दे के करना चाहिए, तो कुछ सामग्री का प्रावधान किया। लेकिन वो सामग्री में कई तरह की प्रॉब्लम आ रही है। कई बार अभी अखबार में पढ़ने मिला कि घटिया आ गई। अच्छा, कई बार घटिया ना भी हो तो सवाल उठ जाते। इसलिए आज बुरहानपुर से मैं तय कर रहा हूं, अब सामग्री नहीं देंगे, अब सीधे बेटी के हाथ में चेक देंगे ताकि वो जो चाहे वो सामान खरीद ले। कहां कहां देखे अपन को, ने घटिया साड़ी खरीद ली के गिलट की पांजेब खरीद ली। अब ये इंसान नाम का आदमी भी बड़ा कमाल का है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ तो जहां मौका मिल जाए वहीं खा जाए। इसलिए अब तय किया कि चेक दे दें। ठीक रहेगा कि नहीं बहनों? अरे तुमसे पूछ रहा हूं, ठीक रहेगा कि नहीं? सीधे चेक दे दें, जो खरीदना खरीद ले। अब कौन होते हो तुम? तुम ही खरीदने वाले। आज से ही योजना में यह बदलाव कर दिया जाएगा। लेकिन मैं लाडली बहना की बात कर रहा, मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं तो दिल के उद्गार व्यक्त कर रहा हूं। ये लाडली बहना मेरे दिमाग में कैसे आई? मैंने बहनों के साथ भी अन्याय देखा था। पति अगर कोई कहा सुनी पत्नी से हो जाए तो बुरहानपुर तो थोड़ा प्रोग्रेसिव है, लेकिन माधुरी जी हमारे यहां तो आदमी ने उठाया लठ और मार दिया अपनी पत्नी के पीठ पे। और अगर कोई बचाने भी जाए तो गांव वालों से पत्नी कहते कि भैया मेरा आदमी मारे चाहे पीटे, अब तुम्हें क्या करना है। मतलब मानसिकता बन गई थी कि मैं औरत हूं तो जुल्म सहने के लिए हूं, अन्याय सहने के लिए हूं। और मैं तब भी अंदर से रोता था कि कैसा अन्याय है, पति की जब मर्जी हो पत्नी को मार दे। और तब मन में सोचता था कि कुछ तो होना चाहिए भगवान ऐसा। करते करते कई योजना बनी। एक बनाई मैंने संबल योजना, उसमें तय किया कि गरीब बहन, मजदूर बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म के पहले 4,000 रुपये, क्योंकि मैंने देखा था अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, बेटा बेटी को बहन जन्म दे तो 8 दिन भी आराम नहीं करती थी, 8 दिन भी।
या तो घर पर रख देती थी या खेत की मेड़ पर रख देती थी और दिन दिन भर मजदूरी करती थी। अगर बेटा बेटी रोए तो मां दूध भी नहीं पिला पाए। और तब मेरी बहनों मेरे दिमाग में आई प्रसूति सहायता योजना के जन्म के पहले 4,000 रुपया दे दो तो कुछ दिन जन्म के पहले आराम कर ले मेरी बहन, और जन्म के बाद 12,000 दे दो ताकि लड्डू भी बन जाए, बेटा बेटी को दूध भी पिला पाए, महीना 2 महीना आराम भी कर पाए। यह योजना राजनीतिक योजना नहीं थी, यह दिल से निकली हुई योजना है। लेकिन फिर भी मैं बेचैन था कि कुछ और कर शिवराज, कुछ और कर शिवराज। एक बात फिर मेरे दिमाग में रात भर में जगा और मैं सोचता रहा क्या करूं। तो मेरे मन में आया कि देखो भैया, पैसे में बड़ी ताकत होती है, रुपया बड़ा काम की चीज है कि नहीं है बताओ? अरे है कि नहीं? ये रुपया आ जाए तो इज्जत बढ़ जाती है, लक्ष्मीपति बन जाते हैं, लक्ष्मी प्रसाद। पैसा नहीं देते क्या है लखू, और अगर सेठ जी बन गए तो आइए लक्ष्मी चंद जी। तो धन में तो ताकत है जी। भीष्म पितामह जी भी कहते थे कि पुरुष अर्थ का दास है। तो मेरे मन में यह बात आई कि अगर बहनों के पास थोड़ा पैसा पहुंच जाए तो इनकी इज्जत घर में भी बढ़ जाएगी, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, और बहना का स्वाभिमान भी बढ़ जाएगा। जब पास में थोड़ा पैसा होगा तो हिम्मत भी बढ़ जाएगी। बोलो बढ़ जाएगी कि नहीं? अरे मैं दिल से बोल रहा हूं, तुम भी बोलो बढ़ेगी कि नहीं? और इसलिए मन में यह बात आई कि शिवराज, खर्चा तो आएगा लेकिन आने दे, अपनी बहनों के खाते में 1,000 रुपया डाल दे हर महीना। अब देखो, मैं अंतरात्मा से सब बहनों का भाई हूं कि नहीं? अरे जोर से बताओ, हूं कि नहीं? अब बहनों का भाई हूं। भाई आता है सावन के महीना में, और सावन के महीना में आके बहन से राखी बंधवाता है। कभी कपड़े देगा, कभी पैसा देगा, कोई और सामान देगा, साल में एक बार। तो मैंने सोचा मैं भी तो भाई हूं, और भाई भी हूं तो सगाई भाई हूं। बताओ सगा हूं कि सौतेला हूं? अरे तो जोर से बताओ ना, सगा कि सौतेला? सगाई हूं। लेकिन मुझे लगा कि ये हर साल में एक बार डालने से काम नहीं चलेगा। हर महीना अगर बहनों के खाते में पैसा चला जाए तो बहनों की जिंदगी बदल जाएगी। और इसलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बना। रात भर मैं आज कह रहा हूं अंतरात्मा से आपको, मैं रात भर जगा। नर्मदा जयंती के पहले की रात थी, फरवरी के महीना की बात है ये। नर्मदा जनवरी में आई थी नर्मदा दर्शन, 28 जनवरी को। पहली रात में जगा, और राज की बात बता रहा हूं, 4 बजे मैंने मेरी धर्मपत्नी को जगाया कोठर से। तो बोले अभी तो 4 बजे हो क्या गया, रात में देर से सोते हो, मुझे भी नहीं सोने दे रहे। बहन का एक योजना आई है, तो बोले सवेरे सुना देना। मैंने कहा नहीं सुनाऊंगा तो अभी। और तब मैंने शेयर किया, मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं जो घटना है वो बता रहा हूं। और तब मैंने तय किया कि हर बहन के खाते में अब हर महीना 1,000 रुपया डाले जाएंगे। वो बहनें जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपया साल से कम हो। देखो बड़े आदमी को देने का तो फायदा नहीं 1,000 रुपया। 2.5 लाख का मतलब 20,000 रुपया महीना। उससे कम आमदनी जिनकी है वो सब आएंगी। स्व सहायता समूह पूरे आएंगे, आंगनबाड़ी भी कार्यकर्ता भी आएंगे, उस आशा कार्यकर्ता भी आएंगे। 5 एकड़ से कम जिनकी जमीन है वो भी सब बहनें आएंगी, जिनके परिवार में 5 एकड़ से कम जमीन है। वो रसोईया भी आ जाएंगी, सब आ जाएंगे। 20,000 से कम जिनकी आमदनी है वो सब बहनें आएंगी। जिनके पास 4 पहिया वाहन नहीं है, वो इसलिए कि पता चला कार में घूम रहे हैं या जीप में घूम रहे हैं,
4 पहिया वाहन है, तो हमने कहा कि वो भी न्याय नहीं होगा। तो सब बहनों के खाते में 1000 रुपया। अब ये 1000 रुपया जिंदगी कैसे बदलेंगे, इस पर भी अपन चर्चा करते हैं। 1000 रुपया महीना मिला तो साल भर में कितने होंगे, जोर से बताओ। 12,000। अच्छा, ये हर परिवार को मिलेंगे। परिवार का मतलब पति पत्नी और उनका परिवार, ये एक परिवार। अब अगर घर में जिठानी और दिरानी है तो कितने मिलेंगे, अरे हिसाब लगाओ ना। 12,000 जिठानी को, 12,000 दिरानी को, छोटी बहू बड़ी बहू और मंजली सजली होगी तो उसको भी देंगे, फिर उसमें क्या दिक्कत है। तो अगर अपन 2 के ही मान लें कि 2 भैया है तो घर में कितने आएंगे, 24,000। और फिर अगर बूढ़ी सासू मां है और उनको पेंशन मिल रही है तो मैंने कहा सास बहू के बीच की खाई पाट शिवराज, तो उनको भी 1000 रुपया कर दिया जाएगा। तो सासू जी को कितने मिलेंगे 1000 के साल भर में, तो 12 तिया 36,000। और भैया अगर किसान हुआ तो 6,000 रुपया प्रधानमंत्री जी के, 4,000 रुपया मामा के, तो कुल मिलेंगे 10,000। तो 36 और 10 कितने हो गए, 46,000। अब इस रुपया का ठीक से उपयोग हो गया तो बताओ परिवार की हालत बदलेगी कि नहीं। बहनों, तुमसे हर एक से पूछ रहा हूं, बोले बदलेगी कि नहीं। परिवार की हालत बदल जाएगी और बहन की इज्जत बढ़ेगी। सासू मां कहेगी कि बहू के 1000 रुपया महीना आ रहे हैं, जरा रोटी में घी चुपड़ चुपड़ के खिलाओ। और जब सासू को 1000 मिलेंगे तो बहू भी सोचेगी कि सोने के पहले जरा माता जी के पैर तो दबा दूं। तो सास बहू का प्रेम भी बढ़ जाएगा। अच्छा, एक बात पक्की है कि भाइयों के पास पैसा जाता, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन भाइयों के पास पैसा जाता तो हो सकता है कुछ फालतू खर्चा कर देते हैं, लेकिन बहनें फालतू खर्चा नहीं करेंगी। वो बच्चों को दूध पिलाएंगे, फल लाएंगी, सब्जी लाएंगी, किराने का सामान लाएंगी। और कभी अगर पतिदेव को जरूरत पड़ गई और चेहरा उतरा कि पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा, तो मेरी बहन कहेगी गुड्डू के पापा चिंता मत करो, मेरे पास रखे, ले जाओ। तो पति के नजरों में भी सम्मान बढ़ेगा। ये इज्जत और सम्मान बढ़ाने वाली योजना है मेरी बहनों और बहनों, जो जिंदगी बदलेगी जिंदगी। लेकिन इसमें कुछ मैंने बुरहानपुर में पढ़ा, कलेक्टर यहां बैठी है। देखो, ये पैसा कहीं खर्चा नहीं करना। पहले मैंने सुना कि सब दौड़ रही है कि वो चाहिए आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र। कौन से क्या दी तुमने? अरे भैया, मुख्यमंत्री कहा कि आय प्रमाण पत्र लिख दो कि 2.5 लाख रुपया से कम कॉलम रहेगा उसमें, फार्म में टिक कर देना। अब बहनों से मैं कोई आय प्रमाण पत्र मांगूंगा क्या? अरे तुम टिक कर दोगी, लिख दोगी, मैं मान लूंगा। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? सीधी बात। अगर कोई गलत जानकारी देगा, कोई शिकायत करेगा, जांच होगी तो कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन हर एक से कहो कि आय प्रमाण पत्र लाओ तो भग रही है। लोक सेवा केंद्र फलानी जगह, ढिमकी जगह, फिर कई दलाल पैदा हो जाएंगे। 500 रुपया दे दो, मैं करवा देता हूं, 500 रुपया दे दो। फालतू की आफत। कोई आय प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई आय प्रमाण पत्र नहीं, कोई मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं। तुम्हारे गांव में ही फार्म भराएगा। हर गांव में हमारी टीम जाएगी, वहीं फार्म भरेगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अकाउंट नंबर चाहिए तो अकाउंट कौन कौन का है बैंक का, जरा हाथ उठाओ। जिनके बैंक में खाते हैं वो हाथ उठाओ। लगभग सबके हैं।
अपवाद स्वरूप रह गया हो तो खुलवाना। अब एक बात बची, EKYC। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा, कलेक्टर को मैं बधाई दे रहा हूं, आपने कार्रवाई भी की कि ये EKYC वाले कौन से केंद्र रहते हैं? MP ऑनलाइन और कौन से? CSC नाम बता दें क्या? कम्युनिटी सर्विस सेंटर। अब उन्हें गड़बड़ शुरू कर दी कि लाओ 100 रुपया 500 रुपया। मैं कमिश्नर, कलेक्टर, SP बैठे, सीधे हथकड़ी लगा के जेल भेज देना, सील कर देना, एक को छोड़ूंगा नहीं, जरा भी पैसा ले लिए तो छोड़ूंगा नहीं मैं किसी भी कीमत पे। और आप भी कोई पैसे मत दे देना किसी को। ऐसे पापी भी पैदा होते हैं कि जहां मौका मिल जाए वहीं से खा जाओ। और उनसे भी कह रहा हूं, अगर किसी ने किया तो छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद करके रख दूंगा, बर्बाद करके रख दूंगा मैं। आप लोग पूरी तीखी नजर रखें। EKYC हमें करवानी हमारी, और मैं पैसा दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं आज। ये कॉमन सर्विस सेंटर वगैरह से EKYC के कितने रुपया लगते थे पहले? उसे रुपए नहीं, एक आवेदन के 15 रुपया हम दे रहे हैं। मैं खुद, सुन लें सब ध्यान से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये EKYC का जो पैसा लग रहा है, प्रति बहन 15 रुपया दे रहा हूं इनको। 15 रुपया मैं फोकट में नहीं करवा रहा। ये कार्यकर्ता भी समझना, सब पैसा दे रहे हैं हम, बेगारी नहीं करवा रहे। इसलिए आपकी भी ड्यूटी है कि कोई पैसा नहीं खा जाए। EKYC में जहां कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम में शायद बहुत दिक्कत होगी, और कहीं ऐसी दिक्कत हुई भी तो गाड़ी में भी बैठा के दूसरे गांव ले जाना पड़ा तो उसके पैसा भी मैं दूंगा, चिंता मत करना। बिना किसी परेशानी के बहनों का EKYC हो जाए। 25 तारीख से फॉर्म भरना शुरू होंगे, आवेदन। उसकी तैयारी कर ली आप लोगों ने? पूरी तैयारी करें, बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अपने सारे साथियों को लगाएं और हमारे कार्यकर्ता भी साथ लग जाएंगे सहयोग के लिए, क्योंकि परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरी बहनों, ये योजना आपकी जिंदगी में एक नया प्रकाश लेके आएगी। और मैं सच कहूं, मैं सोचता था मैं चौथी बार मुख्यमंत्री क्यों बना, क्योंकि मैं तो बीच में नहीं था 1.25 साल, और नहीं था तो हम तो झोला टांग के निकल गए कि अब लड़ाई लड़ो शिवराज 5 साल, लेकिन 1.25 साल में ही बन गए। तो शायद भगवान ने इसलिए बनाया था कि मैं बहनों की जिंदगी बदल दूं। आपको शुभकामनाएं। मेरे बहनों और भाइयों, जनता की जिंदगी कैसे बदले, कैसे गरीबों की जिंदगी में भी आनंद का प्रकाश आए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार यह अभियान चला रही है। मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई में बहुत विस्तार में आज नहीं जा रहा। आज एक एक योजना की चर्चा नहीं कर रहा मैं, लेकिन मेरे किसान भाइयों, बीजेपी की सरकार के पहले कब सिंचाई की व्यवस्था की कोशिशें हुई है? अगर छोटी हो चाहे बड़ी हो, सिंचाई की योजना बनाई तो हमने 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ा के सिंचाई का रकबा कर दिया 45 लाख हेक्टेयर। 45 लाख हेक्टेयर। और आगे भी कसर नहीं छोड़ेंगे। यहां भी छोटी छोटी जल संरचनाओं का जाल बिछाया है। पीने के पानी के लिए मैं बुरहानपुर जिले को बधाई दूंगा। हर घर नल से जल पहुंचाने का चमत्कार जल जीवन मिशन के अंतर्गत बुरहानपुर जिले में हुआ है। लेकिन एक चिंता केवल, पानी का स्तर नीचे जा रहा है और इसलिए पानी सदा बना रहे, इसलिए हमने 1400 करोड़ रुपए की एक योजना स्वीकृत की है जो हमारे जल स्रोतों को खत्म नहीं होने देगी और बुरहानपुर को सदैव पानी देगी। शाहपुर, बुरहानपुर, बाकी जगह भी हम कोशिश कर रहे हैं। मेरे किसान भाइयों,
चाहे 0% ब्याज पे कर्जा हो, या चाहे कर्जा माफी का जो झूठा वादा था, कर्ज माफ नहीं हुआ तो डिफॉल्टर हो गए, और डिफॉल्टर होने के कारण 0% ब्याज और सोसाइटी से खाद बीज मिलना बंद हो गया। अब इसी बजट में हमने प्रावधान किया है, आपका जितना ब्याज है डिफॉल्टर जो हो गए उनका ब्याज हम भर के आपके ब्याज का कर्जा उतार देंगे, ताकि खाद बीज सब किसानों को मिल सके। और एक अपना ट्रांसफार्मर खुद लगाओ योजना थी, उस पे भी कमलनाथ जी के आने के बाद प्रतिबंध लग गया था। अब वो योजना भी हम फिर से चालू करेंगे, ताकि किसान खुद अपना ट्रांसफार्मर जरूरत पड़ने पर रखवा सके। गरीब हो, किसान हो, समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम करते हुए यह सरकार इसलिए नहीं है कि सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर बैठना है, इसलिए कि आपकी जिंदगी बदलने में सफल हो जाए उसके प्रयास करना है। कुछ चीजें हैं, मैं प्रशासन को भी निर्देश दे रहा हूं, करप्शन और बेईमानी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। जो भी करे उसको छोड़ें ना, और मुझे पता चल गया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बिना किसी तकलीफ के, बिना लिए दिए योजनाओं का लाभ मिले। एक फैसला और बहनों किया है, शराब के साथ शराब पीने के अहाते थे और वहां दारू पीते थे लोग, और दारू पी के डोलते डालते हिलते डुलते निकले, कहीं नाली में गिर गए, कहीं सड़क पर पड़ गए, और कई ऐसे भी थे जो फिर छेड़छाड़ और दूसरी गतिविधियों में शामिल हो जाते थे। मेरी बहनों और भाइयों, 1 अप्रैल से सारे दारू के अहाते बंद कर दिए जाएंगे, कोई अहाता नहीं चलेगा, सारे अहाते बंद। आपने भी तैयारी कर ली होगी, कोई अहाता नहीं चलेगा। और किसी को पीना है तो घर लेके जाए बोतल, और घर तो बेटा भी होगा और बेटी भी होगी, और बहन से भी कह दूंगा जरा लठ रख ले। ये नैतिक प्रतिबंध दारू पर, दारू बर्बाद कर देती है जिंदगियां। और गाड़ी भी कोई ने चलाई भैया, अभी से सावधान कर रहा हूं। पुलिस वालों को वो डंडा क्या कहते हैं खरीद के जो मुंह में लगाते हैं तो पता चल जाता कि पी है, एनालाइजर, ब्रेथ एनालाइजर, मतलब सांस जैसे ही निकली वो एनालाइज कर लेगा कि क्या है। तो वो भी खरीदवा रहा हूं ताकि कोई जाए और ये लगा के देख ले, और दारू पीते हुए अगर गाड़ी चलाते मिला तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, भैया मुझे माफ कर देना, क्योंकि उसी में फिर दुर्घटनाएं होती है। इसलिए पहले से ही खरी पक्की कर रहा हूं। कोई गुस्सा हो तो भैया छुड़वाने मत आना यार, देखो तो नहीं तो कार्यकर्ता भी कई बार परेशान कर देते, छोड़ दो छोड़ दो। तो देखिए ये चीजें सुधार के लिए जरूरी है। आज एक बार फिर नंदू भैया को याद करते हुए ये शाहपुर नगर परिषद का जो कार्यालय है उसका नाम भी स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान किया जाएगा। यहां मैं आया तो कई मित्रों ने ज्ञापन दिए हैं, यहां का भी नगर परिषद का ज्ञापन मेरे पास आया है। नगर परिषद से नगर पालिका बनाने के लिए चाहिए आबादी, बैठो बेटी, और वो आबादी जब तक पूरी नहीं हो तब तक नियमानुसार नहीं बना सकते। तो आसपास के गांव के लोग सहमत हो, प्रस्ताव कर दें कि हम सहमत हैं, तो हम इस दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। उतना हमको करना पड़ेगा। यहाँ के स्टेडियम के निर्माण के लिए, शाहपुर के विकास के लिए आप जमीन दिखवाएं, मैं पैसे की व्यवस्था करूंगा। और शाहपुर के विकास के लिए भी अभी तो तत्काल विशेष निधि से 1 करोड़ रुपया मैं दूंगा। जब स्टेडियम और बाकी चीजों का एस्टिमेट बन जाएगा तो मैं उसका इंतजाम करूंगा। अलग अलग क्षेत्रों से, नेपानगर से भी, लेकिन हम जल्दी एक नेपानगर में कार्यक्रम करने वाले हैं। और एक बात और मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, जंगल की कटाई अपराध है।
ये बंद होना चाहिए। हमारी कोशिश ये रही कि हिंसा ना हो, लेकिन हर हालत में जंगल की कटाई रोकना है, वो भी हमारी ड्यूटी और दायित्व है। उसकी भी कोई रणनीति होगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मेरे प्रिय शाहपुर वासियों, बुरहानपुर वासियों, खंडवा जिले से भी हमारा नेतृत्व आया हुआ है। आइए नंदू भैया को स्मरण करते हुए हम बेहतर विकास और बेहतर जन कल्याण करते हुए अपने इस जिले को खंडवा सहित आदर्श जिला बना दें। मैं आपको वचन देता हूं, मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जो हो सकता है सब करूंगा, लेकिन मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। बोलिए, सबका सहयोग मिलेगा? बहनें ज्यादा बोल रही, भाई कम बोल रहे हैं। अरे सबका मिलेगा। देखो, कोई भी सरकार बिना जनता के सहयोग के काम नहीं कर सकती। मिलकर हमको काम करना है ताकि योजनाएं का बेहतर किया। बुरहानपुर में आप सुन रहे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान को। बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली खबर का। मुंबई से बड़ी खबर पंडित